आज हम लोग बात करेंगे हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या। हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है, इसको जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि उद्देश्य क्या कहते हैं या उद्देश्य क्या है, उद्देश्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य से तात्पर्य। एक महोदय हैं भाटिया एवं भाटिया, उन्होंने लिखा है कि उद्देश्यों के ज्ञान के कारण के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने लक्ष्य या मंजिल को नहीं जानता है, और बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर जा लगेगी। भाटिया ने उद्देश्य का ये एक तरह से कहा जाता है उसका महत्व लिखा है। तो हम बात पहले देखते हैं कि उद्देश्य है क्या। नाम से ही सब लोग परिचित होंगे उद्देश्य के। सबके जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। आपके जीवन में उद्देश्य है कि आप टीचर बनेंगे, किसी और के में जीवन का उद्देश्य होगा कि हाँ वो डॉक्टर बनेगा, आपके कोई दोस्त होंगे उनके उसके जीवन का उद्देश्य होगा कि वो इंजीनियर बनेगा, कोई अन्य अन्य कोई दोस्त होगा उसके जीवन का उद्देश्य होगा कि वह आईएएस बनेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वो किसी के जीवन की बात हो या किसी विषय की बात हो, उद्देश्य हर जगह होता है। अगर हम जो विषय पढ़ाते हैं अगर उसको पढ़ाने का कोई उद्देश्य ना हो तो फिर हम बच्चे क्यों पढ़ेंगे या शिक्षक उसको क्यों पढ़ाएगा। तो जो भी विषय हम पढ़ाते हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो हिंदी हो, यानी जो भी विषय हम विद्यालय में पढ़ाते हैं, हर विषय को पढ़ाने का एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो भाटिया यही कह रहे हैं वो कि उद्देश्यों के ज्ञान के कारण के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने लक्ष्य या मंजिल को नहीं जानता। अर्थात अगर आपको पता नहीं है कि हाँ मैं ये कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं बच्चों को आज प्रेमचंद्र की ईदगाह कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ या सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता पढ़ाने जा रहा हूँ, इस कहानी को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो वही कह रहे हैं ये भाटिया कि शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने लक्ष्य या मंजिल को नहीं जानता। आपको नहीं पता कि आप बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं। एक नाविक एक जा रहा है पानी में अपना नाव लेके, उसको नहीं पता कि कहाँ जा रहा है, बस हाँ नाव चलाए जा रहा हो, तो क्या होगा, उसका अंत कुछ नहीं होगा। वो जब उसको पता ही नहीं कि उसको कहाँ जाना है तो क्या उसका मतलब होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि उद्देश्य यानी शिक्षक जो भी विषय पढ़ाता है, जो भी प्रकरण पढ़ाता है, उसको पढ़ाने का एक उद्देश्य होता है कि हाँ हम बच्चों को ईदगाह क्यों पढ़ाने जा रहे हैं, इससे बच्चों को क्या लाभ मिलेगा, झांसी की रानी हम क्यों पढ़ा रहे हैं, बच्चों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इस पाठ को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो वही बात कह रहा है ये भाटिया जी, वही बात कह रहे हैं ये कि शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने लक्ष्य या मंजिल को नहीं जानता, और बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर जा लगेगी। और अगर बच्चों को भी नहीं पता है कि हम क्यों पाठ पढ़ने जा रहे हैं तो वो भी क्या होगा, वो पतवार विहीन नौका के समान है जो कहीं भी लहर इधर आया तो पूरब चला गया, लहर पश्चिम आया तो पश्चिम चला गया, दक्षिण आया दक्षिण चला गया, यानी जिधर लहर आए उधर चला जाएगा। उसको नहीं पता कि हम ईदगाह क्यों पढ़ रहे हैं, बच्चे को नहीं पता कि हमें झांसी की रानी क्यों पढ़ा रही है, बच्चे को नहीं पता कि हमें संज्ञा क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमें सर्वनाम क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो ये है उद्देश्य का महत्व। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि सभी विषय का एक निश्चित उद्देश्य होता है। वो अपने जीवन का जैसे एक उद्देश्य होता है वैसे विषय पढ़ाने का उद्देश्य होता है, और सभी शिक्षक
आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि आप ये पाठ बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, इस पाठ पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। इसीलिए जब आप टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं, वो जब विद्यालय में आप टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइम आपसे उद्देश्य लिखवाया जाता है। आप उद्देश्य को लिखते हैं, उस पाठ योजना जब बनाते हैं तो आप उद्देश्य लिखते हैं। वो उद्देश्य दो प्रकार से आप लिखते हैं। अब हम आगे उसी की चर्चा करते हैं कि उद्देश्य के क्या प्रकार हैं। पहला उद्देश्य आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य, और दूसरा आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। आप अपने पाठ्य योजना में ये दो उद्देश्य जरूर लिखते हैं पढ़ाने से पूर्व। पाठ्य योजना जैसे आप जानते हैं कि हम पढ़ाने से पूर्व जो योजना बनाते हैं, जो हम एक लिखित रूप में एक प्रारूप बनाते हैं, वही पाठ्य योजना है। वो सामान्य उद्देश्य क्या है हम बात करते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य क्या है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य उद्देश्य क्या है, ये किसे कहते हैं। सामान्य उद्देश्य से तात्पर्य उन उद्देश्यों से है जिनकी प्राप्ति एक पाठ से नहीं किया जा सकता है। सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में सामान्यतः ज़्यादा समय लगता है। यह समय 1 वर्ष भी हो सकता है, 10 वर्ष भी हो सकता है, 20 वर्ष भी हो सकता है कि आजीवन या लास्ट तक चलता रहे। तो वो होता है सामान्य उद्देश्य। अभी हम जब इसको सामान्य उद्देश्य हम पढ़ेंगे अभी लास्ट में, तो आप ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि है क्या ये। लेकिन अब हमें अभी समझना है कि सामान्य उद्देश्य क्या है। वो तो वह उद्देश्य जिसकी प्राप्ति लंबे समय तक होती है या लंबे समय के अंतराल में होता है। जैसे हम एक आपके व्यवहारिक जीवन से उदाहरण लेते हैं। आप शिक्षक बनना है, आपने सोच लिया हमें शिक्षक बनना है। बच्चे 12th में होते हैं, सोच लेते हैं कि हाँ उन्हें IAS करना है, या सोच लेते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। वो तो आपने अगर मान के चला आप इस फील्ड में आए हैं, आप मान के चलते हैं आपका एक उद्देश्य हो गया कि आपको शिक्षक बनना है। वो शिक्षक आप एक दिन में नहीं बन जाएंगे, उसके लिए आपको समय लगेगा। हाँ, आपको 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, जब भी लगे, जितना समय लगे, मतलब समय लगा, वो एक दिन में नहीं कह सकता। लेकिन उन जो ये एक कहा जाए कि एक ये जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया, एक सामान्य उद्देश्य निर्धारित किया, उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे और उद्देश्य बनाते हैं। जैसे आप कहेंगे कि हाँ हमें शिक्षक बनना है, तो सबसे पहले तो हमें B.Ed करना होगा। B.Ed करने के लिए भी आपको सेमेस्टर 1 पास करना होगा, सेमेस्टर 2 पास करना होगा, सेमेस्टर 3 को पास करना होगा, सेमेस्टर 4 को पास करना होगा। B.Ed हो जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे, फिर आप CTET देंगे, टेट का एग्ज़ाम देंगे, आप उसको क्लियर कर लेंगे, एक उद्देश्य वो क्लियर हो गया। फिर आप क्या करेंगे, आप टीचर के लिए फॉर्म भरेंगे, उसके एग्ज़ाम देंगे, उसका इंटरव्यू देंगे, फिर अगर उसमें पास हो जाएंगे तब जाके आप शिक्षक बनेंगे। वो तो ये जो है, ये जो लक्ष्य हो गया, वो यानी जो सामान्य उद्देश्य हो गया, इसको प्राप्त करने में समय लग सकता है। लेकिन जो छोटे छोटे हम बात करें कि हाँ आप B.Ed करेंगे, B.Ed में पहला सेमेस्टर, तो वो पहला सेमेस्टर क्या होगा, वो 6 महीना में आपको एक समय निर्धारित है कि 6 महीना में आपको एग्जाम होगा, उसमें आपको पास करना है। दूसरा सेमेस्टर वो अगले 6 महीने में होगा। वो तो अगर हम विषयों की बात करें, शिक्षण की बात करें, वो तो सामान्य उद्देश्य शिक्षण में क्या होता है, अगर हिंदी भाषा शिक्षण की बात करें तो ये ऐसे उद्देश्य होते हैं जिसको प्राप्त करने में समय ज़्यादा लगता है। वो समय 1 वर्ष हो सकता है, 2 वर्ष हो सकता है, 5 वर्ष हो सकता है, 10 वर्ष हो सकता है, 15 वर्ष, जितना भी समय लगे वो हो सकता है। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, सामान्य उद्देश्य तो हमने देख लिया, अब कहते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य क्या है। वो विशिष्ट उद्देश्य वह उद्देश्य होते हैं जिनकी प्राप्ति एक निर्धारित समय में किया जाता है, अर्थात एक पाठ के द्वारा ही किया जा सकता है। वह पाठ का समय 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक भी हो सकता है। यानी कि विशिष्ट उद्देश्य क्या हुआ, अब आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं ईदगाह, तो ईदगाह पाठ पढ़ाने का क्या विशिष्ट उद्देश्य होगा। आप बच्चों को ईदगाह पाठ आप 1 घंटे में पढ़ाने जा रहे हैं, 1 घंटे का आपने पाठ योजना बना ली कि हमें ईदगाह पाठ पढ़ाना है।
तो आप ये निर्धारित करेंगे कि इस ईदगाह पाठ को पढ़ने से बच्चों में क्या परिवर्तन आएगा, या बच्चे इससे क्या सीखेंगे, या हम बच्चे इस पाठ से उनको किस कौशल का विकसित किया जा सकता है। वो उद्देश्य निर्धारित करते हैं, आप बनाते हैं उद्देश्य कि हम ईदगाह पाठ क्यों पढ़ाने जाते हैं। एक शिक्षक जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्य निर्धारित करते हैं आप ईदगाह पाठ पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ाने जा रहे हैं ईदगाह पाठ, बच्चों को इस पाठ से क्या सीख मिलेगी, इस पाठ से उनको क्या ज्ञान मिलेगा, इस पाठ से उनको क्या भावनात्मक परिवर्तन आएगा। आप अलग अलग उद्देश्य निर्धारित करते हैं। वो हम जब विशिष्ट उद्देश्य को हम जब लिखाएंगे तब हम उस पर चर्चा करेंगे कैसे इसको हम बनाते हैं। वो आप केवल इतना ही समझिए यहाँ पे वो कि विशिष्ट उद्देश्य वह उद्देश्य होते हैं जिनकी प्राप्ति एक निर्धारित समय में अथवा कहें एक पाठ के द्वारा ही किया जाता है। वह निर्धारित समय 10 मिनट का हो सकता है, वह निर्धारित समय 1 घंटे का हो सकता है या 2 घंटे का हो सकता है, लेकिन हाँ निर्धारित होगा कि इस अवधि में आपको इस उद्देश्य या इस विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। आप शिक्षक के लिए, हम और आप शिक्षकों के लिए विशिष्ट उद्देश्य ही महत्वपूर्ण रखता है। वो अगर हम शिक्षण कार्य करते हैं, हम कुछ उद्देश्यों को लेकर जाते हैं। वो अगर वो शिक्षण कार्य 40 मिनट का या 1 घंटे का समाप्त हो गया, आपकी कक्षा समाप्त हो गई, तो आपने जिन विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया था क्या उसकी प्राप्ति हुई है कि नहीं, वो आपको उस क्लास के समाप्ति पर पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, ये जब हम विशिष्ट उद्देश्यों की चर्चा करेंगे वहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो आप अभी यहाँ पे इतना ही समझिए, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य हो गया और विशिष्ट उद्देश्य हो गया। अब आपका, क्योंकि जो विषय है जो हमें चर्चा करनी थी वो थी हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, तो हम उस प्रकरण पर आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सामान्य उद्देश्य क्या है, वो कि एक लंबी अवधि, एक लंबे समय के बाद ही उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कुछ सामान्य उद्देश्यों को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे हिंदी के वाक्यों एवं गद्य खंडों के शुद्ध वाचन की योग्यता विकसित करना। शुद्ध वाचन की योग्यता, ये आप केवल 1 दिन में या 1 घंटे में आप नहीं इसको विकसित कर सकते। आप बच्चों में शुद्ध वाचन की योग्यता विकसित करने में 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 5 साल लग सकते हैं, कई लोगों को 10 साल भी लग जाते हैं, कई लोगों को 20 साल लग जाते हैं, तभी भी वो शुद्ध रूप से नहीं बोल पाते हैं, शुद्ध रूप से नहीं पढ़ पाते हैं। तो यही कह रहा है सामान्य उद्देश्य। जितने भी मैं आपको उद्देश्य पढ़ूंगा, आपको बिल्कुल देखिए इसमें एक भी ऐसा उद्देश्य नहीं होगा जिसको आप कहेंगे कि नहीं हम इसको 1 घंटे में या 1 दिन में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया शुद्ध वाचन की योग्यता, दूसरा हो गया हिंदी कविता को शुद्ध एवं भावानुसार पढ़ने की क्षमता विकसित करना। ये सामान्य उद्देश्य हो गया कि हिंदी कविता को शुद्ध एवं भावानुसार, भाव के अनुसार, अगर वह राष्ट्रभक्ति वीर रस की कविता हो तो आप उस भाव के अनुसार पढ़ेंगे, अगर आप वो शांत रस की कविता हो तो उस भाव के अनुसार पढ़ेंगे। तो यह भाव सीखने में, यह भाव की योग्यता विकसित करने में बहुत समय लग सकता है। अगला सामान्य उद्देश्य है हिंदी के वाक्य एवं कविताओं को समझने तथा अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। यानी कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम गद्य पढ़ते हैं, जो हम पद्य पढ़ते हैं, हम कविताएं पढ़ते हैं, उनको समझना और उनके अर्थ को ग्रहण करना भी हम एक प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है। तो एक सामान्य उद्देश्य ये हो गया। अगला सामान्य उद्देश्य आप बता सकते हैं नवीन शब्दों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों से विद्यार्थियों को अवगत कराकर उनके शब्द भंडार में वृद्धि करना। नए नए शब्दों, नए नए मुहावरों हम बच्चों को बताते हैं। वो तो ऐसा नहीं है कि हम उनको केवल 1 घंटे में बता देंगे तो वो सीख जाएंगे। वो नए शब्द, नए मुहावरे उनको हम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल नए नए शब्द आते रहते हैं तो बच्चे सीखते रहते हैं। वो तभी करा कि उनके शब्द भंडार में वृद्धि करना। तो शब्द भंडार ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को 1 साल के अंदर ही पूरा सारे शब्द पढ़ा देंगे और उनको सब पता चल जाएगा। ये भी एक लंबी प्रक्रिया है।
हिंदी व्याकरण को समझने एवं प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। हिंदी व्याकरण ये भी क्या है, ये सामान्य उद्देश्य है। हिंदी व्याकरण को कोई हम एक दिन की सीखने की चीज़ नहीं है, एक कक्षा में सीखने की चीज़ नहीं है वो, इसको हम एक लंबे अंतराल पे सीख सकते हैं। अगला आप उद्देश्य बता सकते, सामान्य उद्देश्य बता सकते हैं, हिंदी भाषा में सरल रचनाएं लिखने की योग्यता विकसित करना। हिंदी भाषा में सरल रचनाएं यानी कि रचनाएं लिखना, भाई अपने शब्दों में कुछ 2-4 लाइन लिखना या कविताएं लिखना। हम छोटे बच्चे होते हैं, हमसे क्या कहते हैं कि ठीक है आप अपने किसी कार्टून के बारे में 4 लाइन लिख कर लाइए। हम थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं कि आप एक विषय पर निबंध लिखिए। मानकर चलिए कहा जाए कि हाँ कोरोना वायरस के समय चुनौतियों पर आप एक निबंध लिखिए या एक कुछ पेज के एक इसके ऊपर अपनी विचार रखिए। तो ये क्या हो गया, ये सरल रचनाएं लिखने की क्षमता विकसित करना है। तो ये क्षमता विकसित करने में भी समय लग सकता है, तो इसीलिए इसको सामान्य उद्देश्य कहा जाता है। अगला है सामान्य उद्देश्य, मुहावरों, सूक्तियों आदि को प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। यानी कि हिंदी में जो मुहावरे हैं, जो सूक्तियाँ हैं, वो उसको प्रयोग करना है, कैसे हम कहाँ प्रयोग कर रहे हैं वो, उसको क्षमता विकसित करना। तो वो भी बच्चों को हमें सिखाया जाता है, सिखाते हैं हम बच्चों को। तो वो प्रक्रिया है, वो भी लंबी प्रक्रिया है। वो हम एक दिन में सभी मुहावरों का प्रयोग करना नहीं सिखा सकते हैं, वो 1 साल, 10 साल, 5 साल जो भी, यानी कि एक लंबी प्रक्रिया है। फिर आप सामान्य उद्देश्य बता सकते हैं, हिंदी भाषा की मूलभूत कौशलों अर्थात श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन की क्षमता विकसित करना। तो यानी कि जो ये हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन कौशलों को विकसित करना। तो जो कौशल हैं, जो श्रवण कौशल है, जो वाचन कौशल है, लेखन कौशल है एवं पठन कौशल है, इनको विकसित करना। तो इनको विकसित करने में भी समय लग सकता है वो, तो वह इसलिए सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला है, आप उद्देश्य बता सकते हैं कि हिंदी भाषा में मौलिक लेखन की योग्यता विकसित करना। यानी कि हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने शब्दों में कुछ कविताएं, कुछ कहानी, कुछ जो भी है मौलिक रचना करिए वो। तो वो हम उस बच्चों में बचपन से, जब कक्षा में आता है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा से हम शुरू कर देते हैं विकसित करना वो। और उस वैसे ही जो बच्चे इसमें रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, वो आगे जाकर फिर राइटर बनते हैं, लेखक बनते हैं, कवि बनते हैं, कवित्री बनते हैं। तो यही कह रहा है कि मौलिक लेखन की योग्यता विकसित करना, ये सामान्य उद्देश्य है, वो एक दिन में नहीं हो पाएगा ये भी। फिर है हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। यानी कि आप हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं कि हाँ ठीक है, आप बच्चों में रुचि उत्पन्न करते हैं कि हाँ प्रेमचंद्र को पढ़िए, आप जयशंकर प्रसाद को पढ़िए, आप गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़िए। तो क्या होता है, बच्चों में रुचि उत्पन्न होता है कि हाँ पढ़िए, देखिए वो रामचरितमानस में कितना अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है वो। आप ये देखिए, प्रेमचंद्र ने कितनी अच्छी कहानियाँ, कितने अच्छे उपन्यास लिखे हुए हैं, बहुत ही एक ग्रामीण जीवन का एक सचित्र वर्णन किया हुआ है। तो बच्चों में ये आप रुचि उत्पन्न करते हैं, वो हम शुरू से करते जाते हैं, पहली क्लास से करते जाते हैं। वो हो सकता है कि वो उसकी रुचि आते आते 12वीं क्लास में हो सकता है वो ग्रेजुएशन पीजी करने के बाद ही उसको रुचि उत्पन्न हो कि नहीं ठीक है, हमें प्रेमचंद्र की कहानियाँ पढ़नी चाहिए, हमें गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। तो वो रुचि उत्पन्न करना एक भी एक लंबी प्रक्रिया है। और आप बता सकते हैं राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। हिंदी शिक्षण का भी एक सामान्य उद्देश्य ये भी आता है वो, क्योंकि हिंदी आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा है वो। कहीं भी आप चले जाइए, वो पूरे भारत में यह एक संपर्क भाषा के रूप में काम आता है वो। अतः अगर हम सब लोग हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी बोलने वाले हैं, तो हमारे अंदर एक राष्ट्रीय भावना विकसित होगी वो। तो वो राष्ट्रीय भावना केवल एक दिन में विकसित नहीं हो जाती है। हम बच्चों को राष्ट्रीय गीत या कहें कि राष्ट्रभक्ति से प्रेरित कविताएं सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? हम इसलिए सुनाते हैं कि उनमें राष्ट्रीय एकता, हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं सब भाई भाई, हम अलग अलग उनको कहानी सुनाते हैं। तो इसलिए सुनाते हैं कि हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हो, हम सब एक हैं, इसका हमें भावना विकसित हो। तो ये था आपका हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। तो हमने आज इसकी चर्चा की कि हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य से जानने से पूर्व हमने बात की कि उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य होता है,
हर एक विषय पढ़ाने का अपना अपना उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य के बिना शिक्षक उस नाविक के भांति है जिसको ये नहीं पता है कि उसको कहाँ जाना है। यानी कि वो नौका लेके चला तो गया नदी में, लेकिन पता नहीं है कि वो जाना कहाँ पे है वो। तो उद्देश्यों को हमने देखा कि उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? वह उद्देश्य जिसकी प्राप्ति करने में कुछ ज़्यादा समय लगता है। और विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? वह उद्देश्य जिसको प्राप्ति हम एक पाठ में, या तो कहा जाए 1 घंटे में, यानी कुछ एक निर्धारित समय में ही प्राप्त कर लेते हैं, तो वो होता है विशिष्ट उद्देश्य। फिर हमने कुछ सामान्य उद्देश्यों की पॉइंट वाइज चर्चा की। उम्मीद है आप सब लोगों को ये अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।